स्ट्रोक की जो पेशेंट की टाइमलाइन ऑफ रिकवरी जैसे बोलते हैं वो क्या होता है? मतलब वो जैसे कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं कि 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, ऐसा सच में होता है या बस? द फिजियोथेरेपिस्ट वर्क्स लाइक अ डायरेक्टर और जो पेशेंट है वो एक हीरो है। तो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करता है कि क्या क्या एक्शन करना है, किस किस डायरेक्शन में करना है और किस किस एंगल में करना है। एक तो सवाल ये है मेरा आपके लिए कि जब यूजुअली स्ट्रोक से पेशेंट डिस्चार्ज करके उन्हें घर लेके जाया जाता है तो यूजुअली होता है ना रिलेटिव्स, दे आर लाइक कि इसके पास चले जाओ, ये अच्छा मसाज करता है, रिलीफ आएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? जी, तो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो विदाउट डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस का अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो बहुत फैटल हो सकता है या पेशेंट को परमानेंट डिजेबिलिटी हो सकती है। ओके, क्या एक स्ट्रोक पेशेंट पूरी रिकवरी लाइक 100% रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन एंड वेलकम टू सिमरन्स पॉडकास्ट। आज हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो है डॉक्टर एलन पीटर, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट है। हेलो डॉक्टर पीटर, वेलकम टू आवर शो। हेलो सिमरन। तो सर, आज हमारे पास आपके लिए थोड़े सवाल हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से। हम लोग आज ब्रेन स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या है इस सवाल से। जी देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां लोगों के बीच में जी कि ब्रेन स्ट्रोक ऐसा होता है वैसा होता है, बट सिंपल सा आपको एक सेंटेंस में बताऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। किसी भी कारण से जब ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जी जब उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, किसी कारण से वो अब्रप्ट हो जाती है, जी तो इसको हम ब्रेन स्ट्रोक नाम से बोलते हैं। जब ऑक्सीजन कम होता है तो ब्रेन के सेल्स का दे स्टार्ट डाइंग। ओके, तो अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ हमारा दूसरा सवाल कि ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स क्या होते हैं? जी, मैं एक्चुअली अभी बताने भी वाला था कि जब ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपने पूछा तो ब्रेन स्ट्रोक क्या है, जैसे बताया कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो वो कम होने के दो रीज़न है। ओके एक कि वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है, जी दूसरा कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल सप्लाई करने वाले जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जी जो नॉर्मल हम लोग नस बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स है वो किसी वजह से बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है वो, जी राइट। तो इसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई ब्रेन के सेल्स को मिलता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो टाइप के स्ट्रोक हो जाते हैं। एक हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें मैंने बोला कि ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, राइट, और दूसरा होता है आपका इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या है, वो एक क्लॉट बनता है जो उस ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई को अब्रप्ट कर देता है, वो किसी तरीके से रोक देता है जी जिसकी वजह से इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। तो ये दो टाइप के स्ट्रोक है, एक हेमोरेजिक और एक इस्केमिक स्ट्रोक। ओके सर, तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि ये जो दो टाइप्स आपने हमें बताए अभी, उनका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है या अलग अलग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। जी ये दोनों स्ट्रोक देखेंगे जैसे कि दोनों का नेचर बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। जी एक में ब्लड सप्लाई को, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है, और एक में वो बर्स्ट हो गया तो वहाँ पे सप्लाई हो रहा है बट वो सही जगह पे नहीं पहुँच रहा है और वो काफ़ी ब्लीड होता जा रहा है। तो इन दोनों का जो है जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट में है। एक में हम ब्लड सप्लाई को कम करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हेमरेज की वजह से, तो मीन्स हेमरेज जो स्ट्रोक है उसमें हम लोग ब्लड को थिक करते हैं। ओके और जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें ब्लड को थिन करते हैं। जी तो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो विदाउट डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस का अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो बहुत फैटल हो सकता है या पेशेंट को परमानेंट डिजेबिलिटी हो सकती है। ओके तो अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ हमारा अगला सवाल। क्या सारे स्ट्रोक्स जो होते हैं वो इक्वली सिवियर होते हैं या कैसे? देखिए, स्ट्रोक जो है वो सीवियर ही होता है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर आप बोलेंगे स्ट्रोक सीवियर होता है नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स ऑल स्ट्रोक्स आर सीवियर और बहुत इमरजेंसी भी है इसमें। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों स्ट्रोक में, आप हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक में अगर आप कंपेयर करेंगे तो हेमरेजिक स्ट्रोक
ज़्यादा डैमेज करता है, बट ऐसा नहीं इस्केमिक स्ट्रोक कम डैमेज करता है। किसी किसी पेशेंट में इस्केमिक स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचता है या कितनी जल्दी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। बट ऑफ कोर्स बोथ स्ट्रोक्स आर लाइक मेडिकल इमरजेंसी एंड वेरी सीवियर। सर, तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि स्ट्रोक का एक इंसान के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है? सही सवाल। देखिए, स्ट्रोक जो है ये एक लाइफ चेंजिंग आप बोल सकते हैं कि जब स्ट्रोक होता है तो सिर्फ इसमें वो पर्सन का ही लाइफ चेंज नहीं होता है, बट उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है जी। एंड ये फिजिकली ही नहीं जबकि साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सब तरीके से वो इम्पैक्ट करता है पूरी फैमिली को। पेशेंट जो सफ़र कर रहा है वो अलग है, उसके साथ साथ पूरी फैमिली की जो सफ़र, क्योंकि ये जो स्ट्रोक के बाद जो रिकवरी का फेज है वो बहुत लंबा फेज चलता है। मीन्स आप बोलेंगे अगर रेशियो में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पेशेंट है उनको मोर देन 3 मंथ्स लग जाते हैं जी। कुछ पेशेंट को कम टाइम में रिकवर हो जाते हैं, बट मैक्सिमम पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। कुछ पेशेंट को ईयर्स भी लग जाते हैं रिकवर होने के लिए। जी। तो यस, ये जो है काफ़ी लाइफ चेंजिंग है। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वार्निंग साइंस के बारे में। सर, तो हमारा पहला सवाल है आपके लिए कि स्ट्रोक के वार्निंग साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, स्ट्रोक आने से पहले काफ़ी पेशेंटों को काफ़ी मेजर वार्निंग आता है, लाइक काफ़ी विजिबल साइंस आते हैं जी। हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मेडिकल टर्म में FAST, FAST। मैंने इसको वीडियोज भी बनाए, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज मिलेंगे आपको। FAST, इसमें क्या है, F स्टैंड फॉर फेस। जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है उसका फेस ड्रूप होने लगता है, मतलब वो एक साइड में ऐसा नीचे की तरफ जाने लगता है किसी भी एंगल से, राइट। A स्टैंड फॉर आर्म, जो उसके हैंड है, जो उसके कंधा हो गया या फिर उसका लोअर हैंड हो गया, वो जब वो लिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो वो लिफ्ट नहीं होता है, मतलब काफ़ी वीकनेस लगता है। तो ये आर्म से समझ में आता है कि वो वीकनेस एक साइड में ही होता है मैक्सिमम स्ट्रोक केस में, राइट जी। एंड S स्टैंड फॉर स्पीच। पेशेंट का स्पीच स्लर्ड होने लगता है, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, या फिर जब बोलता है तो धीरे बोलता है या ज़्यादा स्पीड में बोलने लगता है। मीन्स एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले जी, तो जो उसका नॉर्मल टोन है उससे बिल्कुल अलग बात करने लगता है पेशेंट। तो ये हो गया FAS। T स्टैंड फॉर टाइम टू एक्शन, मतलब अगर ये तीनों सिम्टम्स में दिखता है या तीनों में से कोई दो भी दिखता है या एक भी दिखता है, इसका मतलब है कि इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर को कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, हॉस्पिटल को कॉल कीजिए और पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराइए। तो डॉक्टर, जैसे आपने अभी हमें बताया सिम्टम्स के बारे में, तो अगर पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के अचानक रुक जाए या डिसअपियर हो जाए, तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल जाने की ज़रूरत है। ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर आपको सिम्टम्स आया, डिसअपियर भी हो गया, तो वो क्यों आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप आपके फिजिशियन से, आपके डॉक्टर या फिर जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर है, आप उनसे कांटेक्ट करें और ये समझ के लिए कि ये सिम्टम जो आए या साइन जो आया वो क्यों आया। इग्नोर ना करें, इग्नोर काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिकवरी के बारे में। सो डॉक्टर, यूजुअली जब स्ट्रोक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद उसकी फैमिली या रिलेटिव्स को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए पेशेंट की तरफ डिस्चार्ज के बाद? जी। उसके बाद लोग ज़्यादा मिसगाइड होते हैं। एक्चुअली पेशेंट की फैमिली को समझ में ही नहीं आता है कि करे क्या। अगर हॉस्पिटल में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि आगे एक्चुअल में उनका जो जर्नी शुरू होता है वो डिस्चार्ज के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट जब स्टेबल हो गया तो जो उसकी रिकवरी है वो काफ़ी लंबा जर्नी है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जी। तो डिस्चार्ज के बाद या तो आप पहले डॉक्टर से बात कीजिए, आपके जो डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर उनसे बात कीजिए कि आगे करना क्या है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिस्चार्ज के बाद फिजियो शुरू करना है। फिजियोथेरेपी डे फर्स्ट से शुरू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर स्पीच में डिफ़िकल्टीज है तो स्पीच थेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए। घर पे जो माहौल है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए। और सबसे जो एक बोल सकते हैं कि बैड थिंग है वो है पेशेंट के सामने निगेटिव टॉक करना। जी। क्योंकि जब वहाँ पे बात करते हैं कि पहले क्या थे, अभी क्या हो गया, गॉड ने बहुत गलत कर दिया, पहले तो ये इतना अच्छा था या इतनी अच्छी थी, अभी इसको क्या हो गया, कैसे क्या होगा, इससे पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनकी रिकवरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मेजरली इम्पैक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर पेशेंट को कैथेटर है
या उनको आरटी है, आरटी फीड है, तो आपको एक ट्रेन नर्स को अपॉइंट करना चाहिए घर पे, प्रॉपर केयर करना चाहिए, ठीक है। खुद से सभी कुछ नहीं करना है कि हम कर लेंगे। जब तक आप एक्सपर्टाइज आप किसी फील्ड के नहीं हैं तो आप उसमें हाथ ना लगाएं। और हमेशा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप आपके डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही जाएं, बाकी किसी की एडवाइस को ना सुने। तो अब हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि स्ट्रोक की जो पेशेंट की टाइमलाइन ऑफ रिकवरी जैसे बोलते हैं वो क्या होता है? मतलब वो जैसे कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं कि 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, ऐसा सच में होता है या बस? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे बार बार पूछा जाता है। हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट आए थे या फिर जो यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता तो यही है कि कब ठीक होना है, और कब ठीक होना नहीं, कितना 100% कब ठीक होना है। देखिए, पहली बात तो जो है कि टाइमलाइन कोई फिक्स नहीं होता है। इवन हॉस्पिटल में भी जब बोलते हैं या फिर कोई डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि वो एक टेंटेटिव एक आइडिया रहता है। पेशेंट को कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा हमने, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी है, उनका विल पावर कैसा है, वो देख के एक आइडिया लगता है कि ओके 3 मंथ्स में थोड़ी रिकवरी होगी, 6 मंथ्स में इतनी रिकवरी होगी। बट कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 100% रिकवरी हो जाएगी इतने मंथ्स में, इतने डेज में। ये इम्पॉसिबल है बोलना। ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो वेरी करता है कि पेशेंट की रिकवरी किस स्टेज पे कितने स्पीड से वो ठीक होने वाले हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बताने जाऊँगा तो फिर काफ़ी आवर्स लग जाएंगे। तो काफ़ी फैक्टर्स, अब शॉर्ट में जाएंगे तो आप देखिए उनका एज क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रोक क्या है, लोकेशन ऑफ स्ट्रोक क्या है, राइट, उनका विल पावर कैसा है, तो ये सभी चीज़ें वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर पेशेंट की रिकवरी भी होती है। बट शॉर्ट फॉर्म बोलो कि ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है और कोई भी नहीं बोल सकता है कि पेशेंट की रिकवरी कितनी होगी और किस एक्सटेंट तक कितने टाइम पीरियड में होगा। तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए, क्या एक स्ट्रोक पेशेंट पूरी रिकवरी 100% रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मीन्स ये नहीं कि रिकवरी नहीं कर सकता है, बट उसके पैरामीटर्स कभी भी नहीं रहते हैं। 100% क्या 120% भी रिकवरी कर सकता है, 200% भी रिकवरी कर सकता है, बिकॉज दैट इज एक्सरसाइज ऑलवेज मेक्स यू फिट, जी, राइट। तो एक्सरसाइज अगर आप कोई करते हैं तो आपके फिटनेस लेवल को बढ़ाता ही है। स्ट्रोक के बाद क्या है, इंपॉर्टेंट वही है कि एक्सरसाइज जो है सही डायरेक्शन में है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है आपका जो। और 100% रिकवरी ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, या तो आप थोड़ा बहुत कम रहता है, नहीं थोड़ा ज़्यादा रहता है कभी, और ये वेरी करता है जैसे मैंने बोला आपको। बट 100% रिकवरी नाम का कोई वर्ड आप यूज़ ना करें, बेटर है। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप लोग वो सोच के कभी भी रिकवरी ना करें। एवरी डे रिकवर योरसेल्फ। जो आप डेली रिकवरी करते हैं वो आपके लिए मायने करता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को किस एक्सटेंट तक अचीव करते हैं। जैसे अगर आपने वॉकिंग शुरू किया तो आपको इस लेवल तक जाना कि मुझे इस वीक में स्टेयरकेस भी करने हैं, वो कर लिया। अगर आपने हैंड को लिफ्ट करना शुरू किया तो आपको ये लेके चलना है कि नेक्स्ट वीक में मैं टीवी का रिमोट भी ऑन कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीक में मैं अपनी शर्ट की बटनिंग भी कर सकता हूँ। तो इस टाइप का एम लेके चलिए, आपकी रिकवरी बेटर होगी। कंपेयर नहीं कीजिए कि मैं 100% या इससे ज़्यादा करना है, या जो दूसरे लोग इतने रिकवर हो गए मुझे अपने आप को रिकवर करना है। तो वैसा सोचने से क्या है, रिकवरी वैसे भी डाउन हो जाएगी आपकी, और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ओके, तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि रिकवरी में पेशेंट की विल पावर और फैमिली की विल पावर कितनी मैटर करती है? यस, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहले तो मैं फैमिली पे आता हूँ। फैमिली सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत डॉक्टर की है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत फैमिली मेम्बर की है। मैंने बोला कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है पेशेंट के सामने, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत ही उनको मोटिवेट कितना ज़्यादा करते हैं। पहले तो कॉन्फिडेंस जो पेशेंट को आता है वो घर वालों के मोटिवेशन से आता है जी, कि हर छोटे छोटे अचीवमेंट पे चीयर करना है। जैसे अगर पेशेंट उठ के बैठ भी गया तो भी उसको सेलिब्रेट करना है जी, वाह, मतलब ये अगर लाइन डाउन पोजीशन से अगर वो सिटिंग पोजीशन में आ गया तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब उस पेशेंट के लिए तो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वैसे सेलिब्रेट करना है, उनके सामने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कोई भी निगेटिव टॉक नहीं करना है उनके सामने जी। तो ये हो गया। अभी पेशेंट पे आते हैं, पेशेंट का विल पावर बहुत मैटर करता है कि मैंने बोला कि अगर हमने एक गोल को अचीव कर लिया तो दूसरे गोल के लिए हम कितने ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज करते हैं, कितना रिपीटेशंस करते हैं एक्सरसाइज के, आपका जो कंसिस्टेंसी है जो फिजियो की या आपकी जो एक्सरसाइज की वो आप कितना ज़्यादा रखते हैं। तो ये टोटली पेशेंट के विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट लेजीनेस फील करता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल है रिकवर करना जी। हाउ
इम्पोर्टेंट इज द फर्स्ट आवर, या जिसे बोलते हैं गोल्डन पीरियड एट द टाइम ऑफ अ स्ट्रोक? उसका इम्पोर्टेंस क्या है सर? देखिए, दोनों ही अलग अलग है। फर्स्ट आवर्स एंड गोल्डन पीरियड दोनों ही अलग है। जो फर्स्ट आवर्स मीन्स आप मिनट्स में लेके चलिए, क्योंकि होता क्या है स्ट्रोक में कि एवरी मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आप बोल सकते हैं एवरी सेकेंड्स, क्योंकि जब स्ट्रोक होता है तो आप जैसे स्टार्टिंग में बोला कि 1.9 to 4 मिलियंस जो न्यूरॉन्स है उनका डेथ होता है, मीन्स दे स्टार्ट डाइंग इमीडिएटली। तो एवरी मिनट्स मीन्स आप बोल सकते हैं 19 लाख से 40 लाख तक जी इतने जो ब्रेन के जो सेल्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक मिनट में जब इतना ज़्यादा डैमेज होता है तो आवर्स में कितना ज़्यादा डैमेज होगा जी। तो इसमें बोलते हैं द टाइम इज ब्रेन, मतलब इस पीरियड में क्या है, योर टाइम इज योर ब्रेन, मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम सेव करेंगे उतने अपने ब्रेन को सेव करेंगे, उतने आपके हेल्थ को सेव करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, डॉक्टर से मिले आप, तो आप पेशेंट को सेव कर सकते हैं, उसके ब्रेन को सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो इनिशियल आवर्स में आप कितनी जल्दी इनिशिएट कर रहे हैं। जो गोल्डन टाइम होता है, जो गोल्डन पीरियड्स होता है रिकवरी में, जो हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड्स, वो जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल्स में आफ्टर फ्यू वीक्स टू 3 मंथ्स जी। इनिशियली जो वीक्स स्टार्ट होते हैं पेशेंट की, और 3 मंथ्स में जो रिकवरी होती है बहुत फास्ट होती है जी। इसमें जो होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी वो बिल्कुल पीक पे होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी वास्ट है, मतलब इसमें क्या है कि ब्रेन के जो सेल्स है, जो बचे हुए सेल्स है, वो जो डैमेज सेल्स की रिप्लेस करते हैं, उनके वर्क को रिप्लेस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो जी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ब्रेन एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू वर्क्स, मतलब जो अभी नए नए चैलेंजेस जिसको आ रहे हैं, हाथ कैसे उठाना है, चलना कैसे, तो उसको री एजुकेट करने के लिए हम उस टर्म को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये पीक पे रहता है 3 मंथ्स तक जी। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद स्लो हो जाएगा या उसके बाद रिकवरी होगी नहीं, ऐसा नहीं होता, बट स्लो हो जाता है थोड़ा। 6 मंथ्स के बाद थोड़ा और स्लो हो जाता है, 1 ईयर बाद थोड़ा और स्लो हो जाता है, बट रिकवरी ईयर बाई ईयर चालू रहता है। जिनकी रिकवरी इस फेज में नहीं हुआ है उनकी रिकवरी आगे भी होती है। ऐसा नहीं होगा कि रिकवरी बंद हो जाएगी, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि रिकवरी बंद हो जाती है। बट ये याद रखिए कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें मैक्सिमम रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी, एक्सरसाइज, सही ट्रीटमेंट, उस टाइम पे टाइम नहीं गंवाना चाहिए जी। तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि स्ट्रोक रिकवरी के टाइम पे फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, स्ट्रोक डिस्चार्ज होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका रिहैबिलिटेशन ही है। मीन्स आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिहैबिलिटेशन में जी। तो मैं सिंपली समझाऊंगा कि अभी इसमें लंबे चौड़े वर्ड्स में नहीं जाएंगे हम। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है और उसमें एक हीरो है जी। तो जो हीरो है वो है जो पेशेंट, राइट, क्योंकि सारे एक्शन उसको ही करने हैं, सारे जो वर्क है उसको ही करने हैं जी। जो फिजियोथेरेपिस्ट है लाइक ही इज अ डायरेक्टर, सी इज अ डायरेक्टर, मतलब व्हाटएवर। सो द फिजियोथेरेपिस्ट वर्क्स लाइक अ डायरेक्टर और जो पेशेंट है वो एक हीरो है। तो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करता है कि क्या क्या एक्शन करना है, किस किस डायरेक्शन में करना है और किस किस एंगल में करना है। तो वो जो मसल्स की नॉलेज एक फिजियोथेरेपिस्ट जो उनको सही तरीके से गाइडेंस कर पाते हैं कि कौन से मसल्स वीक है, कौन से टारगेटेड मसल्स आपको करने हैं, वही करने। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है हम उसकी बार बार रिपीटेशन करते हैं, हम उसी की एक्सरसाइज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रॉन्ग होता जाता है और जो वीक मसल्स है वो वीक ही होता जाता है जी। और इसकी वजह से क्या है, जो रिकवरी जो है वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है जी। और हम फोकस क्या करते हैं कि हमारे पास ताकत आनी चाहिए, मतलब पावर आनी चाहिए। पावर जो है विदाउट डायरेक्शन जो है वो एक कार है विदाउट स्टीयरिंग की उस टाइम में जी। राइट। Right. तो कार विदाउट स्टीयरिंग आप जब ड्राइव करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगी आपको भी मालूम नहीं है जी। राइट। सेम ऐसा ही है, अगर आपने बिना डायरेक्शन के अगर आपने पावर अचीव कर लिया तो वो कहीं ना कहीं से आपको आगे जाके इंजर्ड करेगा एंड वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा आपके लिए जी। तो कभी भी एक्सरसाइज करें सही डायरेक्शन में करें, जो आपकी रिकवरी है सही डायरेक्शन में करें। अननेसेसरी कोई भी मूवमेंट करना है, कोई भी एक्सरसाइज करना है वो हार्मफुल होता है एक्चुअली। ओके। तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए। अभी हम बात करने वाले हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में, मतलब आपके इतने साल के करियर में, इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है, कैसे पेशेंट से डील किया है, उस रिलेटेड थोड़े हम आपको सवाल पूछने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो सवाल ये है मेरा आपके लिए
कि जब यूजुअली स्ट्रोक से पेशेंट डिस्चार्ज करके उन्हें घर लेके जाया जाता है तो यूजुअली होते हैं ना रिलेटिव्स, दे आर लाइक कि इसके पास चले जाओ, ये अच्छा मसाज करता है, रिलीफ आएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए, पेशेंट का जब आपने बोला कि आपके क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या अनुभव है, तो वो बहुत मिक्स्ड है और बहुत चैलेंजिंग भी उनको डील करना है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से बिल्कुल सही होता है और हमारे हिसाब से लगता है कि मतलब हम इनको आंसर कैसे करें, जी है ना जी। तो पहले तो मैं वो मसाज पे आता हूँ कि मसाज है या फिर अदर ट्रीटमेंट जो है, जो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट से अलग है। देखिए, सबकी एक्सपर्टाइज होती है, सबके ट्रीटमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही करते हैं जी। बट स्ट्रोक में क्या है, मैंने जैसे बोला कि जो एक गोल्डन टाइम है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट को रिकवर करना है, नहीं तो वो डिजेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है पेशेंट के अंदर में। तो हमारा पहला एम होता है पेशेंट को सेव करना, मैक्सिमम जो है उसके मूवमेंट को गेन करना है। अभी जो मसाज वगैरह है ये ऑफकोर्स स्पास्टिसिटी वगैरह को इनिशियल स्टेज में कम करने में हेल्प करता है, बट अगर वो बहुत डीप मसाज किया तो स्पास्टिसिटी को बढ़ा भी देता है, जी राइट। दूसरा है कि इसे कोई ऐसा ऑयल हो गया, मैजिकल ऑयल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं जिससे आपके जो स्ट्रोक को रिकवर कर पाए, आपको पैरालिसिस को रिकवर कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इवन कोई मेडिसिन भी नहीं है जो उसको ठीक कर पाए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कोई दवा है क्या जो ठीक कर दे, जी। वैसा वो होता नहीं है। कोई भी मैजिकल ट्रीटमेंट, मैजिकल ऑयल, मैजिकल पिल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ऐसे मैजिक दिखा दे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये शॉर्टकट के चक्कर में पेशेंट और ज़्यादा डिले हो जाता है उनकी रिकवरी, और ये मैं हमेशा वार्न करता हूँ पेशेंट को इनिशियल स्टेज में कि शॉर्टकट मत लो। ये सिंपल सा है, आपकी बॉडी में वीकनेस है और वीकनेस को कभी भी आप मूवमेंट करके ही उसको रिकवर कर पाएंगे। जी। मतलब आप जिम में गए और आप सोचेंगे कि मेरा जो ट्रेनर है वो मेरी जगह पे, मतलब मैंने डंबल पकड़ लिया और मेरे हैंड को पकड़ कर और लिफ्ट करेगा, तो आप कभी भी जो है आप मसल्स गेन नहीं कर सकते, आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि आपका ट्रेनर उठा रहा है, वो स्ट्रांग होगा आपकी जगह पे, आप नहीं होंगे। ठीक है, मसाज का भी वैसे ही है। आप जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे रुक गया है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, वो एट अ टाइम ऑफ स्ट्रोक, जी मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया 2 रीजन से, राइट। तो उस टाइम पे जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रॉब्लम आया, ना कि आपके जो लिम्स है, जो हैंड और लेग्स है, इधर आपके ब्लड सर्कुलेशन में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप मसाज करेंगे और सोचेंगे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, वैसा कोई स्ट्रोक में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रोक में आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, बस याद रखिए कि ब्रेन को ट्रेन करना है। आप जितना रिपीटेशंस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन उसको अडॉप्ट करेगा और फिर उसको सीखता है और आपके मूवमेंट को गेन करता है। जी। तो हमारा अगला सवाल है आपके लिए कि यूजुअली जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले जाता है तो रिलेटिव सजेस्ट करते हैं मसाजेस के अलावा कि ये कर लो, ये नुस्खा कर लो, ये पेस्ट लगा लो, ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये होम रेमेडीज़ के ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, कुछ हद तक होम रेमेडीज़ बहुत यूजफुल होता है, अदर केसेज में नॉट अबाउट द स्ट्रोक। जैसे चोट लग गया, हमने हल्दी लगा दिया, है ना, ऐसे कुछ जो होम रेमेडीज होती है बहुत यूजफुल होता है, राइट। जैसे सर्दी जो कम हो गया, हमने तुलसी खा लिया या फिर हमने स्टीम ले लिया, वेरी यूजफुल। बट स्ट्रोक के केस में ना ये बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम इसमें मैंने बताया कि ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ना कि हम मतलब किसी लोकल पेन को हम डील कर रहे हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम ट्रीट कर रहे हैं, जी। तो इसमें जो होम रेमेडीज है वो काम एक्चुअली में नहीं करता है, और मैंने जैसे बोला कि इसमें बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी स्टेप लेना वो पेशेंट की रिकवरी को कहीं ना कहीं रोक देगा, जी। तो बिना डॉक्टर के सलाह के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। और मैंने जो बोला कि आपका जो एक एक मिनट, एक एक दिन और एक एक घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको सेव कीजिए। और आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है, आपके जो फिजिशियन हैं, आप उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहें। कोई भी एक्ट करने से पहले आप उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें। थैंक यू डॉक्टर पीटर यहाँ पे आने के लिए। और आज के पॉडकास्ट का कंक्लूजन है, इन केस ऑफ स्ट्रोक प्लीज़ कॉन्टैक्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड होम रेमेडीज़ ना ट्राई करें। तो डॉक्टर पीटर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर की, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में इन्फॉर्म किया, ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश की है। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Everyone, thank you for watching today's podcast. हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।
क्योंकि जो आप हमें कमेंट करोगे उसके ऊपर हम हमारी अगला पॉडकास्ट शूट करेंगे। और उसके अलावा प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।